मुझे लगता है चुनाव से पहले ये फुस्सी बम निकलेगा। अच्छा। और कभी कभार ऐसा होता है जब आप पटाखे लेकर के आते हैं तो उसमें कुछ पटाखे जो है बहुत तेज बजते हैं, जलते हैं, लोग देख करके बड़ा खुश होते हैं, और उन पटाखों के अंदर कभी कभी फुस्सी बम भी होते हैं। वो जो आप जलाते हैं वो दखते नहीं है, फिर थोड़ी देर बाद जाकर के कभी फटते हैं या चीजें होते हैं, तो उसमें वो मजा नहीं आता। देखिए ये पूरा ध्रुवीकरण जो है चुनावी है, जैसा कि आपने बताया। अगर लाने की बात होती है तो नोटिफिकेशन आपको पहले देना होते थे। और आप पूछिए जो एनडीए के सहयोगी घटक दल हैं वो इसके समर्थन में हैं या नहीं है। नीतीश कुमार साहब से जब आप लेकर के आए थे, नीतीश कुमार साहब ने कहा छोड़िए कहां सीए के चक्कर में है, कोई यहां पर नहीं होने वाला। जो एनडीए के घटक दल थे उस वक्त अकाली दल, उन्होंने विरोध करा। उनका छोड़िए, लेकिन आप किस लिए विरोध कर रहे हैं जवाद साहब, ये मैं समझना चाह रही हूँ। 370 पर भी आप ऐसे ही बात कहते थे, आज प्रधानमंत्री वहां पर थे, किस तरह की तस्वीर वहां से सामने निकल कर आई, किस तरह के मैडम दो स्टेटमेंट आपको कोट करता हूं मैं। हाँ। जब CAA का कानून बन रहा था तो माननीय गृह मंत्री जी ने सदन के अंदर यह कहा था इस पे हम क्लियर हैं, सीए आने जा रहा है, उसके ऊपर कोई बात नहीं। वो तो आसाम के कहने के ऊपर हम लेकर के आए हैं, सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर आसाम में कोई ऐसी बात नहीं, कौन झूठ। तो अब मेरा यह सवाल था कि माननीय प्रधानमंत्री जी वहां पर रामलीला मैदान से गलत बोल रहे थे या फिर गृह मंत्री जी सदन के पटल के ऊपर गलत बयानबाजी कर रहे थे। और जब आपने आसाम के अंदर एनआरसी करी तो उसका डेटा कहां चला गया? ठीक है, क्विक रिएक्शन फिर मैं रुक करूंगी वरुण पुरोहित जी का। ठीक है, रिप्लाई ले लेते, सवाल का जवाब ले लेते हैं। हिमानी जी क्या सच्चाई है ये? जवाब साहब सुनिए ना, जवाब 10 मिनट तो बहुत हो जाएंगे जवाब साहब, सारा 10 मिनट अगर आप ही ले लेंगे तो एक बार काउंटर रिएक्शन ले लीजिए। जवाब भी सुन लीजिए, आप जवाब सुन लीजिए। मैं बोलूंगी नहीं। अच्छा जवाब सुन लीजिए। ये एक्चुअल में जवाब साहब की समस्या क्या है? फुस बम से इतना डर है, जो बम को फुस बता रहे हैं उससे इतना डर है। जो बम फुस बता रहे हैं उसके आने पर कैसे सड़कों पे भाग रहे थे, कैसे निकल के आ रहे थे, बरगला रहे थे, झूठ बोल रहे थे, कोई जगह नहीं छोड़ी थी देश में जहां पर आपने निकल करके अपना प्रोपेगेंडा, अपना नैरेटिव, अपना झूठ फैलाने का कोई प्लेटफॉर्म छोड़ाओ, और वो फुस बम था। अरे तो फुस है तो रहने दीजिए, आप खुश रहिए ना। इस देश की कोई कमिटमेंट थी, हमारे संविधान निर्माताओं की कोई कमिटमेंट थी, हमने उस कमिटमेंट को पूरा किया। आप नहीं कर पाए, आप कभी नहीं बात कर पाए, और आप उनके लिए कभी सोच नहीं पाए, इसीलिए आपको ये बम फुस लगता है। और आज भी अगर जवाब साहब, मैं तो इतना रिक्वेस्ट करूंगा, सुन भी लीजिए, मैं 5 सेकंड में आपकी बात का पूरा जवाब दे रहा हूं। सीएए कभी भी नहीं। और जब आप जाकर के पूछते थे कि इस देश का कोई एनआरसी होगा या नहीं होगा, तब गृह मंत्री जी ने सदन के पटल से खड़े होकर कहा कि बिल्कुल होगा। इस देश में सीएए है, नागरिकता लेने का अधिकार है, और देश का एक एनआरसी भी होना चाहिए क्योंकि हमारे घर में कौन रहता है। एक-एक कर आऊंगी प्लीज, बाकी गेस्ट भी एक ओपनिंग कमेंट फटाफट से ले लूं। वरुण पुरोहित जी 1 सेकंड सर, आ रही हूं, 1 सेकंड। जवाब साहब आपका ओपनिंग कमेंट आ चुका है, जरा बाकियों का भी मैं एक ओपनिंग कमेंट ले लूं। लेकिन वरुण पुरोहित जी, जिस कानून को भारतवंशियों के लिए भारत सरकार जरूरी बताती है, भाई जब जरूरी होगा तभी वो कह रही है, तो फिर इससे दिक्कत क्या होनी चाहिए? कोई दिक्कत होनी चाहिए क्या? हिमानी जी, जो कानून पार्लियामेंट से पास हो गया और उसको प्रेसिडेंट की एसेंट मिल जाएगी, उस पर चर्चा करना बेमानी है। वो तो पार्लियामेंट से पास हो गया, प्रेसिडेंट की एसेंट होकर कानून बन जाता है देश का। लेकिन अगर आपको उसे आपकी भिन्नता है तो आप कोर्ट में जाइए इंटरप्रिटेशन के लिए, वो कानूनी रास्ता है। और पॉलिटिकल नेचर बीजेपी का पता है, चुनाव आया तो चुनाव के हिसाब से सब चीज कर रहे हैं। 5 साल से आप 2019 में पास हो गया था, आप भी बता रहे हो, सही प्रश्न उठाया। इतने साल क्या बैठे सो रहे थे क्या? चुनाव का टाइम का वेट कर रहे थे, ये तो उस टाइम ही क्यों करेंगे इनका ये चीजें। अब दूसरी तरफ विपक्ष है, विपक्ष क्या कर रहा है भाई? विपक्ष आप 2019 में कानून जब से चुप हो गए थे क्या? आप उस समय इस बात को डिमांड करते रहते। जब आज अमित शाह जी का आपके इसमें आया है, उनका स्टेटमेंट आया जो वापस चलना था, तो 5 साल तक क्या कर रहे थे, 4 साल तक क्या कर। विपक्ष भी जो भारत का है ना, अभी देखिए भारत के अंदर पाखंडवाद और झांसापट्टी और राजनीतिक जो विपक्ष की राजनीतिक सूझबूझ का अभाव, इसका कंपटीशन चल रहा है। या कोर्ट में जाइए, सुप्रीम कोर्ट में कोई इंटरप्रिटेशन में आपको दिक्कत है, तो ये लोग समझ नहीं रहे इस बात को। विपक्ष को भी राजनीतिक सूझबूझ होता अभाव है, मैं कह रहा हूँ बार बार। नहीं तो ये जो झांसापट्टी की सरकार चल नहीं पाती 10 साल तक। और अभी भी इनका विपक्ष जो है ना, सुनिए ना, वो तो सो रहे थे, लेकिन एक भरोसा आपने भी दिलाया था उन अल्पसंख्यकों को, जब अत्याचार उन पर हो रहे थे, आपने कहा कि आप यहाँ आ सकते हैं, आपको यहाँ की नागरिकता दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं उस वादे से तो आप भी मुकर रहे हैं। उनकी भी तारीफ कर रहा हूँ, सबने खाया कमाया, देश आराम से रहता था। तो पिछले 10 साल में ऐसा क्यों हो रहा है? तो विचारणीय प्रश्न है ना कि एक ही 10 साल के पीरियड में ये सब बातें क्यों उठ रही है? पहले तो किसी प्रधानमंत्री या तो वो बेकार थे और या तो ये बेकार है। अगर ये जोरदार है तो बाकी प्रधानमंत्री बेकार थे क्या? एक रिएक्शन मैं ममता जी से लूंगी, एक रिएक्शन आ रही हूं सिद्धार्थ जी इस पर, जो वरुण पुरोहित जी कह रहे हैं उस पर एक क्विक रिएक्शन ममता जी का, फिर रिजवी साहब और हाजिक जी। हिमानी जी धन्यवाद। देखिए अभी मैंने वरुण भाई की बड़ी ज्ञान की बातें सुनी। सबसे पहली बात मैं इनको ये बोल देना चाहती हूँ परम, और जहां तक सीएए का सवाल है, इस पर जितना आप लोगों ने इस देश को बरगलाया भरमाया है ना, उसके लिए तो आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। और पूरी देश की जनता ने आप लोगों यानी कांग्रेस को और पूरे विपक्ष को भर भर के लानत भेजनी चाहिए। मतलब जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज हैं, जो 31 दिसंबर 2014 तक इस देश के अंदर आ चुकी, उनको नागरिकता देने की बात की गई। और बात क्या की गई जी? क्या बात की गई? ये कब का कमिटमेंट था? क्या कांग्रेस ने कमिटमेंट नहीं किया था? जो कमिटमेंट आप पूरा नहीं कर पाए, वो देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी ने पूरा किया, तो आप लोगों को मिर्ची लग गई। और आज आप बोल रहे हैं कि पलटा पलटाई हो जाएगी, इनको करने दो, ये कर देंगे, उसके बाद जब तुम्हारी सरकार आए तो पलट दे। वाह भैया, ताली बजनी चाहिए आपके लिए। आप इस देश के अंदर जो बेचारे परसिक्यूटेड अल्पसंख्यक हैं, जो इस्लामिक राष्ट्रों से यहाँ पर आ चुके हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे बौद्ध हैं, चाहे सिख हैं, चाहे पारसी हैं, आप उनके साथ बुरा करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जब आपकी सरकार आई, जो कभी आएगी नहीं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने आप देखिए, आप उनको बाहर भगा देंगे। कितना गंदा स्टेटमेंट आपने दिया अभी तक। और
और सुनिए, जो आज देश के गृह मंत्री जी ने रिपब्लिक समिट में बोला है, वो बड़े समय से वो बोल रहे हैं कि इस देश का अधिकार है सीएए, वो लागू होकर रहेगा। और मैं भी उनके पूरे शब्दों को इको करती हूं कि पत्थर की लकीर है सर, पत्थर की लकीर है। ये जो अन्याय करा है ना आप लोगों ने इन अल्पसंख्यकों के साथ, वो अब न्याय में तब्दील होकर रहेगा और इस चुनाव से पहले आएगा भी। आप लोग अच्छा, आ रही हूं, एक बार जरा हाजिर खान जी का भी एक क्विक रिएक्शन ले लो। हाजिर खान जी और रिजवी साहब का भी एक भी ओपनिंग कमेंट नहीं आया। हाजिर जी, क्या कोई दिक्कत होनी चाहिए? उन्होंने कह दिया कि भैया कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती है और बरगलाया जा रहा है हमारे मुस्लिम भाइयों को, उनको डराया जा रहा है। हिमानी जी, जैसा कि आप देख रही हैं और अभी सारे वक्ताओं ने कहा कि 4 साल पहले ये कानून पास हुआ, राष्ट्रपति ने मोहर लगा दी। अब उस कानून पर किसी को क्या ऐतराज होगा, चाहे कांग्रेस करे या ममता कालेजी करे, या मैं कह रहा हूं उसके ऐतराज से किसी को कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान में कभी धारा 370 पे, तलाक पर और सीए पर, एनआरसी पर इस देश में चुनाव जीतने की बात करने की वजह से हमेशा ऐसी बातें चुनाव के सामने टाइम लाती है। आप कह रहे हैं राजनीतिक मुद्दा? राजनीतिक मुद्दा। मैं ये कह रहा हूं, होम मिनिस्टर ये जानते नहीं कि राष्ट्रपति ने जब इस पर दस्तखत कर दिया तो ये कानून बन गया और उस कानून में ना तरमीम होगी ना किसी की रोक टोक होगी। दूसरी सरकार आए, उसको चेंज करे, नया अमेंडमेंट लाए, कोई बात हो सकती है। लेकिन ये लोग देश के हिंदू और मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं। हम ये कह रहे हैं स्मॉल इंडस्ट्री से देश को नुकसान हुआ। हम ये पूछ रहे हैं, मेरे बड़े भाई हाथ जोड़ के आपसे बोल रही हूं, मैडम, आप इस मुद्दे को हिंदू मुस्लिम मत बनाइए। मुद्दा हिंदू मुस्लिम मत बनाइए, ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं है, सीएए के कश्मीर का मुद्दा नहीं है। हाथ जोड़ रही हूं आपसे, आप मत अपना नैरेटिव बीच में लाइए। लाशों के ढेर पर नहीं है सीएए से, जैसे अभी सिद्धार्थ ने बोला किसी नागरिकता नहीं जा रही है, लेकिन नागरिकता नहीं जा रही है। नहीं, लेकिन इसकी नागरिकता जाने वाली बात कहां है? ये तो नागरिकता देने वाला कानून है। ये नहीं, अभी प्रोसिक्यूटेड है, उनका नागरिकता देने की बात है। किसी हमारे मुस्लिम भाई की नागरिकता नहीं जानी है जी। नागरिकता छीनने वाली कहां से बात आ गई? लेकिन इन्होंने बड़ा आरोप आप पर लगाया। अच्छा ठीक है, एक मिनट बात कंप्लीट हो। इसमें हर पार्टी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी हो, देश के 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की जरूरत के ऊपर राजनीति करना चाहिए। इस पर नहीं कि आप तो हिंदू मुस्लिम भाई कौन से मुस्लिम भाई की जा रही है नागरिकता? कौन से मुस्लिम भाई की नागरिकता जा रही है? किसी भारत वर्ष के नागरिक की नागरिकता नहीं जा रही है। नागरिकता जाने की बात तो कही है, बताइए पाकिस्तान में अगर कोई मुसलमान और भारत आना चाहता है, भारत कहां गए? अरे वो इस्लामिक राष्ट्र है, वो इस्लामिक राष्ट्र है, क्या अटकारा कर रहे हैं? इस्लामिक राष्ट्र है पाकिस्तान, वहां पर वो कैसे प्रोसिक्यूट होंगे? सिद्धार्थ जी, एक तो बड़ा आरोप उन्होंने, एक ठीक है, जवाब ले लेती हूं, फिर रिजवी साहब करूंगी। सिद्धार्थ जी, बड़ा आरोप आप पर लगाया, वो ये कह रहे हैं कि ये चुनावी मुद्दा है। दरअसल जब जब चुनाव आते हैं तब चाहे वो 19 से ठीक पहले हो, जब ये ऐलान किया गया हो, और अब 24 से ठीक पहले एक हफ्ते का वक्त जब रह गया, तब ये राजनीतिक मुद्दा है, कह रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो हिमानी जी, उन्होंने जो बहुत कुछ कहा उस पर जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि कई लोगों की दुकान ऐसी बातों से चलती है, पर इसमें मिथ्या बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं फैक्ट पर बात करूंगा और बड़े पेशेंस से बात करूंगा। वो कह रहे हैं कि कोई मुसलमान अगर वहां से आना चाहता है, उसकी नागरिकता आप उसको क्यों नहीं देंगे? कौन नहीं दे रहा? आप आइए, भारत में कानून है सिटीजनशिप लेने का, आप आइए और लीजिए। अरे हम तो बात सुन लीजिए, 2019 में हम सीए का कानून लेकर के आए, 2014 से लेकर के 2019 तक 2448 पाकिस्तानियों ने आकर के भारत में नागरिकता ली। वो तो सब धर्मों के थे, किसी ने नहीं रोका। 917 अफगानियों ने ली, हर धर्म का था। ये भारत में नागरिकता को लेने का किसी पे कोई बैरियर नहीं है। तो पहली बात तो आप ऐसी भ्रांति मत करिए। दूसरी बात, बीच बीच में बोल रहे थे जब थोड़ा शोर था, एक बात और उन्होंने कही, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान की बात तो आप कर रहे हैं, लेकिन उसमें आपने म्यांमार को शामिल 6 संशोधन हो चुके हैं पहले। अगर 6 संशोधन हुए अलग अलग समय पे, अलग अलग जरूरत के हिसाब से, हमने पहले एक बार विशेष रूप से श्रीलंका के लिए किया हुआ है, तब तो किसी ने नहीं पूछा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान के लिए क्यों नहीं किया। अलग समय की अलग जरूरत के हिसाब से ऐसे संशोधन होते रहे। 2015 में 2.3% की बची। कहां गए वो लोग? अरे आप बताइए ना, उन लोगों के लिए आप कभी नहीं बोल पाए, उन लोगों के लिए आप कभी नहीं बोल पाए। या तो मार दिए गए, कन्वर्ट कर दिए गए, या फिर उनको भगा दिया गया। वो लोग कहां गए? अगर आप उनके लिए कभी बात नहीं कर सकते तो यहां पे आके बात करिए, यहां पे आके बात मत करिए। ये क्यों बोलने लगे? ये देश क्यों बोलने लगे? फंस गए, फंस गए। परिवार हमारे मोहल्ले में पंजाबियों के जो पाकिस्तान से आए। ये लोग इसलिए नहीं बोलते क्योंकि जो 20% से घट करके 2% हुआ, ये मान नहीं सकते कि या तो उनको मार दिया गया, कन्वर्ट कर दिया गया, वो बेचारे भाग झूठ बोलते हैं आप देश के साथ। लाखों लोग रह रहे हैं, लाखों लोग रह रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं देश के साथ। आप हिंदुस्तान, पाकिस्तान आप हिंदू मुसलमान करके ये हमारे देश की एक कमिटमेंट का विषय है कि ये लोग जो भी तीनों हमारे इन देशों में रहे, जिनके साथ ऐसी प्रताड़ना हुई, अगर भारत उनको शरण नहीं देगा तो कौन देगा? ठीक है, ठीक है, ठीक है, रिजवी साहब, एक सेकंड, हाजिर जी, हाजिर खान, एक सेकंड। आपने तस्वीर नहीं देखी? मुमताज आलम रिजवी का रुख करूंगी। मुमताज आलम रिजवी, अगर कोई धार्मिक प्रताड़ना का शिकार है, कोई माइनॉरिटी है, या फिर उनकी संख्या कम हो रही है, जिस तरह की बात यहाँ पर चल रही है, किया गया कि कैबिनेट को पता नहीं था, फिर और आ जाइए जीएसटी इतनी जल्दबाजी में लागू किया गया कि उसके बाद न जाने कितने अमेंडमेंट करने पड़े। तीसरे नंबर पे आ जाइए, इन्होंने लॉकडाउन जब करना था तो लॉकडाउन ऐसे कर दिया अचानक
कोई वैसी स्थिति देखने को नहीं मिलेगी। और मैं आपको बता दूं कि ये बीजेपी चाहती है कि ऐसी स्थिति बने, वरना आप बताइए, आप रोज कह रही है या ये लोग कह रहे हैं कि मुखालफत हो रही। क्या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कुछ कहा? क्या जमीयत उलमा हिंद ने कुछ कहा? क्या जमाते इस्लामी हिंद की तरफ से कोई बयान आया? क्या इस तरीके के तमाम जो ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन आपके ओवैसी साहब तो लगातार कह रहे हैं कि मुसलमान खड़ा हो जाए। नहीं, ओवैसी साहब ऑर्गेनाइजेशन है तो पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी तो जाहिर है कि वो चाहेगी कि हमें कोई इशू मिले और हम बोले। ओवैसी साहब अगर हो रहे थे तो ये तो लगातार मूवमेंट चलना चाहिए था ना। जब एक कानून बन गया तो कानून को लागू होना तय है। तो ये कानून जिस तरीके से किसान 3 कृषि कानून आया था तो किसान को पता था कि ये लागू। हाजिक साहब तो यहाँ पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये राजनीतिक मुद्दा है। आप भी इसको राजनीतिक मुद्दा मान रहे हैं क्या? हाँ या ना में जवाब दीजिए, फिर ममता जी से काउंटर रिएक्शन लूंगी और फिर जवाब साहब करूंगी। रिजवी साहब, आपको भी ये चुनावी हथकंडा लगता है, ये राजनीतिक मुद्दा लगता है? जी नहीं, ये चुनावी हथकंडा भी मुझे लग रहा है और ये बीजेपी की बेवकूफी भी लग रही है। अच्छा। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हम इख्तियार में आए तो आए कैसे। कहीं राम मंदिर आ रहा है, कहीं यूसीसी आ रहा है। राम मंदिर कम पड़ गया था ममता जी? राम मंदिर कम पड़ गया था क्या कि इस तरह के मुद्दे भी लाने पड़ेंगे? हिमानी जी पहली बात बन रहा क्या जी? हिमानी जी पहली बात, बड़ा दुख होता है मुझे जब मेरे ऐसे भाई लोग आते हैं और इतने सेंसिटिव मुद्दे के ऊपर इस तरीके की बात करते हैं, बोलते हैं कि ये एक बेफजूल का मुद्दा है। दूसरा ये कह रहे हैं कि मुखालफत किसी ने की नहीं तो ये विषय क्यों आ रहा है? अरे मेरे बड़े भाई, अगर मीडिया प्रश्न पूछेगी देश के गृह मंत्री से सीएए के बारे में, तो क्या वो बताएंगे नहीं कि सीएए के साथ क्या होने वाला है, या इस देश में सीएए लागू होने वाला है कि नहीं होने वाला है? या आपने अपने मन में मुंगेरी लाल की खिचड़ी कैसे पका ली कि मुखालफत की बात कौन कर रहा है? आपके बीच में नहीं बोली थी। सुनिए, शांति रखिए, शांति रखिए। आपके बीच में मैं नहीं बोली थी। सुनिए, तसल्ली रखिए। पानी रखा है तो पानी पी लीजिए, ठीक है? आप वो लोग हैं जिन्होंने सीएए के नाम पर इस देश के अंदर, देश की राजधानी में कत्लेआम मचवाया। आप लोगों ने बहुत झूठ फैलाया। आज ये बात उठा रहे हैं कि सीएए के अंदर जो पाकिस्तान के मुस्लिम हैं उनको नागरिकता देने की बात क्यों नहीं हो रही है? अरे कैसे प्रश्न करते हो आप लोग? पीछे की रोटी खाई है क्या आप लोगों ने? सीएए मेरे बड़े भाई वो कानून है जिसमें धर्म के आधार पर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में जो माइनॉरिटी परसिक्यूटेड थी उनको भारतवर्ष में जो आ चुके 31 दिसंबर 2014 तक उनको नागरिकता दी जाएगी। अरे मेरे बड़े भाई, खुदा के बंदे, ये बता दो कि पाकिस्तान के अंदर मुसलमान कैसे माइनॉरिटी हो गया और कैसे वो धर्म के आधार पर प्रताड़ित हो गया? बताइए ना। अरे नहीं मेरे बड़े भाई, ये तो लॉजिकल प्रश्न है ना, क्योंकि आप लोगों को ऐसे सुमड़ी में गुमड़ी करके गाड़ी घुमानी आती है तो हम लोगों को भी आपकी नकेल कसनी आती है। आज आप लोग यही कर रहे हो। जब से आदरणीय गृह मंत्री जी ने बोला है कि भैया ये इस देश का अधिकार है और डंके की चोट पर कहा है कि सीए लागू होगा, आप लोग क्या अटकानट कर रहे हो? आप लोग क्या अटकानट कर रहे हो? आप मुझे ये बताओ कि सीए लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप बोलो ना कि जो माइनॉरिटी है, जो परसिक्यूटेड है, हम अपने भाइयों के साथ खड़े हैं। उनके साथ पाकिस्तान ने गलत किया, अफगानिस्तान ने गलत किया, बांग्लादेश ने गलत किया। जवाब उनको यहाँ नागरिकता मिलेगी, हम उनका सम्मान करते हैं। आपके मुंह से ये क्यों नहीं फूटता? ठीक है, आपके मुंह से ये क्यों नहीं फूटता?